माना जाता है कि भाई एशिया 21st जो सेंचुरी होगी वो एशिया की होगी, 21वीं सदी एशिया की होगी। लेकिन उस 21वीं सदी में कैसे दुनिया चलेगी ये सब मैटर करेगा, इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे होंगे। और दोनों देशों को अगर देखा जाए तो चाइना पॉपुलेशन के बेस पे वर्ल्ड का अभी नंबर 1 कंट्री है और इंडिया सेकंड। मतलब वर्ल्ड की काफी ज्यादा पॉपुलेशन इन दोनों देशों में रहती है। बात करें तो लगभग 35% या उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन दोनों देशों में रहती है। साथ में दोनों देश वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और चाइना वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इससे भी पता चलता है कि भाई कितना इनका इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड रिलेशन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट काफी ज्यादा रहता है और डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेके। इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसको लेके काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहता है। इस बॉर्डर डिस्प्यूट को या सीमा विवाद को हम लोग 3 बेस पे देखते हैं। इधर इंडिया के जो है वो है चाइना। जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जो डिस्प्यूट है इसको कहते हैं वेस्टर्न बॉर्डर, कि भाई दोनों के बीच वेस्टर्न बॉर्डर या वेस्टर्न सेक्टर पे डिस्प्यूट है। कई बार दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने आ जाती हैं। कई कई महीनों दोनों सेनाएं सामने रहती हैं और इसका एग्जाम्पल हमने देखा भी था गलवान वैली। गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ था वहीं पे था, इसमें इंडिया के बहुत सारे सोल्जर शहीद भी हुए थे, साथ में चाइना के भी हुए थे। तो एक जो डिस्प्यूट का मुद्दा है वो वेस्टर्न सेक्टर को लेके, दूसरा जो डिस्प्यूट होता है ये इस मिडिल सेक्टर को लेके, जहाँ पे उत्तराखंड वाला जोन पड़ता है, इसको कहते हैं मिडिल सेक्टर या मध्य वाला एक तरीके से। और एक डिस्प्यूट जो रहता है वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, इधर वाली साइड, इसे कहते हैं ईस्टर्न सेक्टर। तो दोनों देशों के बीच सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है वो है बॉर्डर। कैसे सीमा का एक तरीके से विभाजन किया जाए, इसको लेके काफी ज्यादा देशों के बीच आपस में डिस्प्यूट रहता है, दोनों बड़े देशों के बीच। चाइना इस सब पर अपना हक जताता है पर इंडिया बोलता है नहीं, ये आपका नहीं। और अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो पहले ये होता था, जब इंडिया आजाद हुआ या उससे पहले भी एंशियंट टाइम में कभी इंडिया चाइना का डिस्प्यूट नहीं था। और डिस्प्यूट ना होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि हम दोनों का बॉर्डर ही नहीं लगता था। इंडिया का बॉर्डर जो लगता था वो लगता था तिब्बत से, और तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत पीसफुल लोग रहते थे। लेकिन जब 1947 में इंडिया को आजादी मिली और लगभग इसी टाइम के आसपास 1949 में चाइना को मिली। चाइना को जब आजादी मिली तो आजादी के साथ ही चाइना में सिविल वॉर एक तरीके से हो गया। चाइना में दो तरीके के लोग उभरे। एक लोग वो थे जो ये चाह रहे थे कि चाइना में समाजवादी मॉडल अपनाया जाए या सोशलिज्म मॉडल, मतलब देश के पास ज्यादा ताकत हो, लोगों के पास कम हो, इसी को कहते हैं सोशलिज्म मॉडल।
लेकिन दूसरे लोग वो थे जो चाहते थे कि चाइना में कैपिटलिज्म मॉडल, जैसा यूएसए में पूंजीवादी, लोकतंत्र की बात, डेमोक्रेसी की बात इस पूंजीवादी मॉडल में की जाती है। इन सोच की वजह से चाइना में दो एक तरीके से लोग डिवाइड होने लगे। जो ये लोकतांत्रिक था, इसको एक लीडर लीड कर रहे थे जिनका नाम था चाई काई शेक। चाई काई शेक ये लीड कर रहे थे डेमोक्रेटिक तरीके से, पर इनको सपोर्ट था यूएसए का। दूसरी तरफ सोशलिज्म वाले मॉडल को जो लीड कर रहे थे वो थे माओ, चाइना के एक तरीके से अभी नेशनल फादर, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। माओ इसको लीड कर रहे थे। ये चन काई शेक पूंजीवादी या लोकतंत्र के मॉडल को लीड कर रहे थे, और इनको माओ वाली टीम को जो सपोर्ट कर रहा था वो था यूएसएसआर, मतलब रसिया आज का। चाइना के अंदर सिविल वॉर चला, गृह युद्ध हुआ, आपस में ये दोनों लड़ने लगे। जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो सारा माओ के कब्जे में था, नीचे वाला क्षेत्र था जो साउथ वाला वो चाई काई शेक के कब्जे में। लेकिन धीरे धीरे माओ ने लोगों को शामिल कर ताकत ले ली, और माओ ने लोगों को बोला भाई बंदूक उठाओ और इनको भगाओ। और माओ ने बंदूक उठाई और इन लोगों को काफी पीटा, इधर वालों को, डेमोक्रेटिक तरीके वालों को। एंड में 1949 में चाइना में समाजवादी मॉडल स्टैब्लिश हो गया। समाजवादी लोगों ने पूरे देश पे कंट्रोल कर लिया। उसके बाद ये जो कैपिटलिस्ट वाले थे वो चाइना के मेनलैंड से थोड़ी सी दूर एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है ताइवान, इस आइलैंड पे ये लोग शिफ्ट हो गए। इसलिए एक और डिस्प्यूट जो चाइना में चलता है वो है चाइना ताइवान। चाइना बोलता है ताइवान हमारा हिस्सा है। ताइवान एक आइलैंड है जैसे इंडिया का अंडमान निकोबार। चाइना का मेनलैंड एरिया है, उस मेनलैंड एरिया से थोड़ी सी दूर पे आइलैंड पड़ता है। जब हम एशिया का मैप देखे थे उस टाइम भी हम घूमे थे कि कैसे ताइवान एक तरीके से, और ये डेमोक्रेटिक तरीके को मानने वाले या लोकतंत्र को मानने वाले वो भी ताइवान आइलैंड पर रहते हैं, और चाइना इस पे भी अपना हक जताता है, बोलता है ये हिस्सा हमारा है। और चाइना पर कई बार उसकी एक पॉलिसी चलती है, वन नेशन टू थ्योरी। वो बोलता है देश एक है, व्यवस्थाएं दो हैं। चाइना एक है लेकिन व्यवस्थाएं दो हैं। ताइवान में थोड़ा सा अलग मॉडल है, लेकिन ताइवान हमारा हिस्सा है। लेकिन ताइवान के लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग चाइना का हिस्सा नहीं है, हम लोग अलग हैं। तो इसलिए जब भी कोई देश ताइवान के साथ रिलेशन अच्छा करता है तो चाइना उनको बोलता है कि हम आपके साथ रिलेशन अच्छे करके नहीं रखेंगे। ताइवान चाइना की फॉरेन पॉलिसी का ये पार्ट है। अगर किसी देश ने ताइवान के साथ संबंध अच्छे किए तो चाइना के साथ संबंध उसके खराब हो। तो शुरुआती स्तर पे ताइवान कोई वेस्टर्न कंट्रियों ने, यूएसए ने मेन चाइना माना। जो इतना बड़ा चाइना था इसको चाइना माना ही। इंडिया ने शुरुआत से ही चाइना को रिकॉग्नाइज किया। इंडिया ने माना कि हाँ भाई ये वाला चाइना। और ताइवान के साथ भी हमारे थोड़े बहुत संबंध थे, लेकिन हमने ताइवान को रिकॉग्नाइज इतना नहीं किया। धीरे धीरे चीजें चली, ताइवान अपना एक लोकतंत्र लेके चला, चाइना अपने हिसाब से एक तरीके से चला। लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच लड़ाई चलती रहती है। कई बार चाइना की बहुत सारी एयरफोर्स इसके क्षेत्र में आ जाती है, इनको डराने की कोशिश करती है, कई बार से भेज दिया जाता है।
और ताइवान की जो हेल्प करता है वो करता है यूएसए। यूएसए अपने सिर्फ यहाँ पे भेजता रहता है, कई बार चाइना और यूएसए के बीच टकराव भी हो जाता है इसी बात को लेकर। ताइवान बोलता है भाई हमें खतरा है, कवर टेक लॉन्च कर दे। और जब से रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया तब से और ताइवान को डर लगता है। इसलिए ताइवान चाहता है कि उसके सपोर्ट में कुछ बड़े देशों का हाथ अगर होगा तो चाइना उन पर अटैक करने की नहीं सोचे। तो ये चाइना के ओरिजिन का डिस्प्यूट था। पहले चाइना अपने घर के मुद्दों में उलझा रहा। एक तरफ ताइवान वाला इशू था, ये ताइवान वाला इशू तो चलता रहा। अगला जो इशू आया वो आया तिब्बत को लेकर। चाइना को जैसे ही फ्रीडम मिली तो चाइना ने एक्सपेंशन की पॉलिसी चलाई, मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार। तो अगला जो इशू उठा वो ताइवान के अलावा वो इशू था तिब्बत, कि भाई तिब्बत का क्या होगा, कैसे एक तरीके से सारी चीजें चलेंगी। तो तिब्बत का मुद्दा सामने आया और तिब्बत के मुद्दे के बाद ही इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आया। तिब्बत पहले एक अलग किंगडम हुआ करती थी और इंडिया के साथ इसका बॉर्डर लगता था। हमें तिब्बत वासियों से कभी दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, हम भी पीसफुल कंट्री हैं। तो तिब्बत की किंगडम ही इंडिया से एक तरीके से अपना बॉर्डर शेयर करती, तो इधर से भी तिब्बत इधर से भी। तो हमारा यहाँ पे चाइना होता था, तो हमारा चाइना से कभी बॉर्डर लगता ही नहीं था। लेकिन चाइना ने 1955 के आसपास अपनी आर्मी को तिब्बत भेजा। पहले चाइना ने प्यार से तिब्बत वालों को बोल दिया कि आप हमारे में शामिल हो जाए, तिब्बत वालों ने मना कर दिया। तिब्बत वाले बोले देखो भैया आपके और हमारे कल्चर में डिफरेंस है काफी। तो इन्होंने पूछा क्या डिफरेंस है, देखो आप गिनो आप और हम में क्या डिफरेंस। तो चाइना और तिब्बत के बीच काफी डिफरेंस है, ये बात तिब्बत के लोग बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं देखो आपके यहाँ रिलीजन या धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, हमारे यहाँ दी जाती है और हम लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। पहला डिफरेंस यही है, धर्म के नाम। दूसरा, आपके यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पॉलिटिकल सिस्टम में एक तरीके से मोनोपोली है, माओ ही तुम्हारा लीडर है और एक पार्टी है, सिंगल पार्टी। तो हमें मौका कहां मिलेगा। और हमारे देश में जो हमारा दलाई लामा है वो एक तरीके से लीड करता है। दलाई लामा कौन है इनका, एक तरीके से रिलीजियस हेड, धर्म का एक प्रमुख व्यक्ति जो है उसे यहाँ को दलाई लामा कहते हैं। और तिब्बत वाले लोग दलाई लामा के भरोसे ही सारा जीवन जीते। दलाई लामा के नीचे सरकार जरूर रहती है लेकिन मेन मुखिया दलाई लामा होता है, एक तरीके से राष्ट्रपति की तरह, ये सारे डिसीजन लेता है। साथ में ये बोलते हैं लैंग्वेज के लेवल पे भी काफी डिफरेंस है। तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो है मंदारिन, चाइनीज लैंग्वेज का एक पार्ट है मंदारिन, और हमारी जो लैंग्वेज है वो है तिब्बती। हम तिब्बती लैंग्वेज बोलते हैं तो मंदारिन लैंग्वेज होते हैं, समझ में भी नहीं आता। इसलिए हम आपके साथ नहीं आएंगे। चाइना को यह बात समझ नहीं आई, चाइना को थोड़ा सा बुरा लगा। चाइना ने 1955 और 1950 से ही तिब्बत को थोड़ा सा परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तिब्बत वालों को बोला या तो आप हमारे में शामिल हो जाओ वरना सेना आप पे कंट्रोल करेगी। पहले उनके जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थल थे उनको नुकसान पहुंचाया, फिर उनका जो दलाई लामा था उससे भी बातें की, उसको भी टॉर्चर किया। ये लोग प्यार से बोले भैया रहने दो, लेकिन नहीं माना चाइना। इंडिया भी इस समय शांत है।
इंडिया भी कुछ नहीं बोल रहा। और फिर उसके बाद जब इन लोगों ने अपनी आर्मी का कंट्रोल किया तो 1959 में तिब्बत के लोगों ने विद्रोह किया, मतलब चाइनीज आर्मी का जवाब। और जब विद्रोह किया तो चाइना ने इन सबको पीटा और सोचा दलाई लामा को पकड़ ले। तो चाइना ने दलाई लामा को पकड़ने की कोशिश की और इस विद्रोह के बाद बहुत सारे लोग दलाई लामा की लीडरशिप में इंडिया आ गए। इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी हैं। इन लोगों ने इंडिया से शरण मांगी कि भैया हमें रख लो, हमारे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। तो नेहरू जी ने इनका स्वागत किया, बोले आओ कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये लोग हमारे एक स्टेट हिमाचल प्रदेश का एक प्लेस है धर्मशाला, हमने इनको यहाँ पे जगह दे दी, भैया आराम से रहो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगी कि ये लोग हमारे देश में विद्रोह करके भागे और इंडिया ने इनका सपोर्ट किया। इन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और यहीं से थोड़ा सा डिस्प्यूट की शुरुआत हुई इंडिया चाइना के बीच। जब तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट था तो इंडिया का बॉर्डर लग रहा था सिर्फ तिब्बत से, चाइना से नहीं। लेकिन अब तिब्बत का क्षेत्र चाइना का हो चुका है, तो इसी के बाद इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट की भी शुरुआत हुई। और बॉर्डर डिस्प्यूट की शुरुआत इसके बाद हुई जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया। और इंडिया, चाइना और तिब्बत के बीच एक एग्रीमेंट था जिसका नाम है मैकमोहन एग्रीमेंट। इसमें तिब्बत के राजा, चाइनीज के भी, ये सारे थे और इंडिया के भी, इंडिया की तरफ से ब्रिटिश। तो अंग्रेजों के टाइम ये एग्रीमेंट साइन हुआ और बोला गया इंडिया और तिब्बत के बीच जो बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन के बीच रखा जाएगा। ये लाइन थी, लेकिन जब हमने शुरुआत में चाइना ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। हमने उससे बात की कि भैया बॉर्डर को सॉल्व कर लो, बोले कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगा। फिर एक दिन चाइना आता है और बोलता है कि भाई हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते। इंडिया बोला क्यों भाई, इसको क्यों नहीं मानते इस एग्रीमेंट को? तो चाइना बोलता है देखो, पहली बात तो हमारे पास उस टाइम फ्रीडम नहीं थी, ब्रिटिश लोगों ने हमसे दबाव से एग्रीमेंट करवाया। और दूसरा, इसमें हम लोग तो शामिल ही नहीं थे, तिब्बत का जो राजा था वो शामिल था। अब ये हमारी टेरिटरी पहले नहीं थी, तो हम लोगों को फ्रीडम थी ही नहीं। हम लोग दोबारा से बैठेंगे, दोबारा से बातचीत करेंगे, उसके बाद बॉर्डर को सॉल्व किया जाएगा। इंडिया बोले अजीब फालतू चीज है। और ऊपर से चाइना चिढ़ गया था कि हम लोगों ने दलाई लामा को शरण दी। तो ये दो डिस्प्यूट एक तरीके से आगे आगे बढ़ते रहे। फिर इन सब मुद्दों को सॉल्व करने के लिए नेहरू जी की चाइना में जाने की शुरुआत होती है। नेहरू जी चाइना जाते हैं और बोलते हैं देखो भैया जो भी चीज है इन सब डिस्प्यूट का सॉल्यूशन हम लोग प्यार से निकालेंगे। तो नेहरू जी चाइना गए, वहां के जो राष्ट्रपति बने थे उनसे भी बातचीत की और वहीं पर पंचशील जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है उसको दिया। 5 ऐसे डॉक्ट्रिन या पॉलिसी जिसके थ्रू हम दूसरे देशों से रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। तो पंचशील सिद्धांत दिया और यहीं पर हिंदी चीनी भाई भाई, ये वाली बात भी सामने आई। नेहरू जी को लगा सारा मुद्दा सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना ने अभी भी मैकमोहन को नहीं माना और अचानक चाइना ने अपना मैप रिलीज कर दिया और उस मैप में इंडिया के भी बहुत सारे क्षेत्र को दिखा दिया।
जैसे इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, उत्तराखंड वाला पार्ट, अरुणाचल प्रदेश को तो पूरा ही अपने में दिखा दिया। इंडिया इस बात से बोला कि भाई ये कैसे कर दिया तूने, बोले ऐसे ही करते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद डिस्प्यूट और बढ़ा, इंडिया ने भी अपनी फोर्सेस थोड़ी बहुत भेजी, क्योंकि इंडिया को ये लग रहा था अटैक तो नहीं करेगा। लेकिन चाइना ने 1962 में पूरा अटैक कर दिया भारत के बॉर्डर पर। वेस्टर्न सेक्टर से लड़ाई शुरू हुई, मिडिल सेक्टर में गई और फिर उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर में गई, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट। तीनों सेक्टर पे चाइना ने एक तरीके से वॉर लॉन्च कर दी। और इस 1962 के वॉर में इंडिया काफी बुरी तरह हारा, और उसका रीजन ये था क्योंकि हम लोग रेडी नहीं थे। हमें लगा था नेहरू जी अभी बात करके आए, सारी चीजें प्यार से हो ही जाएंगी। चाइना का राष्ट्रपति भी बोला था हाँ हाँ सब चीज हो जाएगा। लेकिन चाइना ने अपनी स्ट्रेटेजी अलग बना रखी थी, तो उन्होंने हार्ड पावर का यूज किया और इंडिया और चाइना के बीच जो पीस थी वो एक तरीके से खत्म हो गई, और यहीं से दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट की शुरुआत होती। तो 1962 का युद्ध जो चाइना ने एक तरफा शुरू किया, उसके बाद इंडिया का कभी भरोसा न बना चाइना के साथ। तो जब भरोसा नहीं बना तो इसलिए दोनों देशों के बीच आपस में मनमुटाव रहा। ये मनमुटाव काफी लंबे समय तक चलता रहा, और चाइना हमसे कहता था कि भैया हमसे ट्रेड कर लो, हम मना कर देते, नहीं ट्रेड नहीं करना, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करो। हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें चलती रही। लेकिन उसके बाद 1988 1988 एक नया दौर आया इंडिया चाइना रिलेशन में। और ये दौर तब आया जब इंडिया ने बोला देखो हम दोनों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है ठीक, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ जाए। बॉर्डर डिस्प्यूट जैसा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों देश अगर ट्रेड बढ़ा लें तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद 1988 में एक एग्रीमेंट होता है इंडिया चाइना के बीच, और इस एग्रीमेंट में बात की जाती है देखो भाई हम लोग रिलेशन को डीलिंक करते हैं, मतलब अलग करते हैं। ट्रेड का मुद्दा अलग, बॉर्डर डिस्प्यूट का मुद्दा अलग। इसको अलग तरीके से डील किया जाएगा, इसको अलग तरीके से। तब से इंडिया और चाइना के बीच इकोनॉमिक लेवल पे पार्टनरशिप होने लगी, और दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा ट्रेड होता है। इस ट्रेड में चाइना को काफी ज्यादा फायदा होता है, लगभग 80 बिलियन डॉलर प्लस चाइना कमाता है इंडिया से। तो दोनों देश वर्ल्ड के कुछ फेमस ट्रेडरों में से आते हैं, और दोनों देशों के बीच लगभग 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड होता है। इंडिया भी कुछ सामान एक्सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना ज्यादा करता है, चाइनीज प्रोडक्ट हमारी मार्केट में दिखते भी हैं। तो इस मामले में चाइना को काफी फायदा हुआ, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट जैसा था वैसा ही बना हुआ। ये मामला अलग चल रहा है, ये मामला ये चल रहा है। सोचा ये था कि जैसे जैसे इकोनॉमी के लेवल पे दोनों का इंटीग्रेशन होगा तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, और जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट भी सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए CB कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, मतलब कैसे एक दूसरे के बीच भरोसा बनाया जाए, इसके लिए एक अलग से एक प्रोविजन किया गया कि भाई हमारे प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलेंगे, हमारे सैनिक अधिकारी उनसे मिलेंगे। तो इंडिया और चाइना के बीच मीटिंग होती रहती है काफी ज्यादा। गलवान इंसिडेंट के बाद भी सेना के बीच
प्रशासनिक लेवल पे बहुत सारी मीटिंग हुई, और ये इसी का होता है कि कैसे दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बनाया जाए। लेकिन इकोनॉमिक लेवल पे दोनों के रिलेशन काफी अच्छे हो गए हैं, और चाइना इंडिया पे भी काफी ज्यादा डिपेंड है अपने एक्सपोर्ट के लिए। इंडिया भी बहुत सारी चीजें चाइना से मंगाता है, रॉ मेटेरियल भी इंडिया बहुत सारी चीजें खरीदता है। जैसे हम लोग रेयर अर्थ मेटल खरीदते हैं जिससे चिप बनती है, रेयर अर्थ मटेरियल। साथ में हमारे देश में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो दवाइयां बताती हैं, उनके लिए भी हम बहुत सारी चीजें चाइना से खरीदते हैं। तो दोनों देशों के बीच ट्रेड के रिलेशन काफी अच्छे हैं, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले में दोनों का बहुत बेकार। अभी तक बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं किया। कई बार चाइना कुछ उकसावे वाले काम भी करता है, और दोनों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व ना होने के कारणों में कुछ और रीजन भी, जैसे चाइना वर्ल्ड की सुपर पावर बनना चाहता है, और चाइना बोलता है हमारा पीसफुल राइज हो रहा है, और इंडिया अगर हमें सपोर्ट करे सुपर पावर बनने में तो हम इंडिया की हेल्प करें। इंडिया बोलता है कैसे आपको सपोर्ट करें जब आपके साथ हमारा ये डिस्प्यूट है। तो चाइना बोलता है इंडिया को यूएसए के साथ ज्यादा रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। इंडिया बोलता है क्यों नहीं बढ़ाने चाहिए भैया, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट, हम जिस देश के साथ चाहें अपने संबंध बना सकते हैं, क्योंकि यूएसए और चाइना हमेशा एंटी रहे। यूएसए अभी वर्ल्ड की सुपर पावर है, चाइना इसको रिप्लेस करना चाहता है, तो इसलिए चाइना नहीं चाहता कि यूएसए का साथ इंडिया दे, लेकिन इंडिया यूएसए का साथ देता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंटरेस्ट इनसे मैच करते हैं। यूएसए का भी दुश्मन चाइना, हमारा भी दुश्मन चाइना। इसलिए इंडिया और यूएसए ने चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक एरिया में, इंडियन ओशियन और प्रशांत महासागर जो है पैसिफिक ओशियन में, इसमें एक ग्रुप का डेवलपमेंट किया है, क्वाड, जिसमें यूएसए और इंडिया ये तो शामिल हैं, साथ में और देश जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे से मैच होते हैं, ऑस्ट्रेलिया प्लस जापान। क्वाड का मतलब ही होता है 4 देश। तो ये देश चाइना के खिलाफ एक तरीके से, या चाइना के पॉलिसी जो चलती है कि वो दूसरे देशों को तंग करता है, उसके खिलाफ एक तरीके से सारी चीजें करते हैं। तो इंडिया यूएसए का सपोर्ट लेता है इसलिए जिससे चाइना को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इंडिया इस बात को भी समझता है कि हमें ज्यादा भी नजदीक नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, यूएसए का नहीं। यूएसए तो चुप निकल लेगा, इसलिए हम लोग एक ग्रुप में और शामिल हैं जिसमें चाइना भी है, ब्रिक्स। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और 2023 में आपने देखा कि इसकी जो मीटिंग थी साउथ अफ्रीका में हुई, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे थे जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था, उस टाइम उन्हीं से स्पीच थी। इस ब्रिक्स में इंडिया चाइना दोनों है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये सारे देश इसमें शामिल है। पहले ब्रिक हुआ करता था, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, और अभी इस वाले वाले समिट में कुछ नए देशों को इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, ये कुछ नए मेंबर हैं जो अभी इंक्लूड हुए हैं किसमें, ब्रिक्स में। ब्रिक्स का काफी समय के बाद अब जाके एक्सपेंशन हुआ है, वरना ब्रिक्स किसी को शामिल नहीं करता था, इस बार शामिल किया। और ब्रिक्स को लगता है ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है जो डेवलपिंग कंट्रियों की आवाज उठाता है, तो इंडिया और चाइना दोनों डेवलपिंग कंट्री,
तो कई बार इन्वायरमेंट के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, या वर्ल्ड में ट्रेड के ऊपर वेस्टर्न कंट्रियां और यूएसए एक साथ आ जाते हैं, तब डेवलपिंग कंट्रियों को जवाब देना होता है, इसलिए इस ब्रिक्स को बनाया गया। और इसमें वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी है, इंडिया चाइना दोनों साथ में है, साथ में रसिया भी है, साथ में दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील और अफ्रीका से साउथ अफ्रीका भी है। लेकिन ये जो नए मेंबर आए हैं इनकी मेंबरशिप इंक्लूड तो कर लिया है, लेकिन इनकी मेंबरशिप स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से ये ऑफिशियली एक तरीके से मेंबर बन गए। इससे ब्रिक्स को भी फायदा होगा कि अब ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन है या ब्रिक्स का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। ब्रिक्स कंट्रियों के बीच आपस में ट्रेड, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, सिक्योरिटी के लेवल पर वो भी इंक्रीज होगा। और इस ब्रिक्स ने ही एक बैंक भी बना रखी है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स एक तरीके से जो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रियों ने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था उसको भी चेंज करना चाहते हैं। जैसे यूएसए और वेस्टर्न कंट्रियों ने कुछ नई चीजें बनाई थी, जैसे यूनाइटेड नेशन, साथ में कुछ बैंक बनाए थे, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो न्यू डेवलपमेंट जो ब्रिक्स का है ये एक तरीके से ऑप्शन है किसका? आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक पैरेलल ऑप्शन ब्रिक्स प्रोवाइड करता है, जिससे डेवलपिंग कंट्रियों को कोई दबा ना सके। अभी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर ज्यादातर कंट्रोल वेस्टर्न कंट्री और यूएसए का है। तो जब इनका मन होता है तो पैसे दिलवाते, मन नहीं होता नहीं दिलवाते, और पैसे दिलवाएंगे तो कुछ कंडीशन रख देंगे। लेकिन इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक इतनी ज्यादा हार्ड कंडीशन नहीं रखता। जैसे आईएमएफ हेल्प करता है कब? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाए किसी देश का। लेकिन आईएमएफ पैसे देते टाइम बहुत सारी कंडीशन लगाता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम हरी चटनी से समोसा नहीं खा सकते। बहुत सारी कंडीशन इकोनॉमिक लेवल पे लगाया जाता है। जैसे इंडिया ने भी लिया तो इंडिया पर भी लिया, तो ये कंडीशन लगाता है इसकी वजह से। और ये कंडीशन होती किसकी है? वेस्टर्न कंट्रियों या डेवलप कंट्री। तो न्यू डेवलपमेंट भी लोन देता है और बोलता है आप पे कंडीशन भी कम हो। तो न्यू डेवलपमेंट एक बड़े बैंक के रूप में या आईएमएफ का एक अल्टरनेटिव के रूप में पूरी दुनिया में धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप सबके लिए खोल रखी है। इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है चाइना। चाइना ने इसमें पैसा कहां से आता है? ये सारे दोस्त जो ब्रिक्स वाले वही पैसा डिपॉजिट करते हैं। दूसरा जो पावरफुल कंट्री जिसके पास वोटिंग पावर है वो है इंडिया। इंडिया सेकंड नंबर पे है। तो इंडिया बहुत सारे अपने पड़ोसी देशों को, साथ में हम खुद भी अपने प्रोजेक्ट के लिए इससे पैसा लेते हैं। ये सारी चीजें हम ब्रिक्स से करते हैं। तो इंडिया एक तरीके से बैलेंस बनाना चाहता है, एक तरफ वेस्ट कंट्री या यूएसए और उनका ग्रुप, दूसरी तरफ चाइना, रसिया, इनका ग्रुप। अभी तक हम बैलेंस बनाने में थोड़ा सक्सेसफुल रहे, लेकिन अब धीरे धीरे हम क्वाड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। उसका रीजन है चाइना की बॉर्डर को लेके इंडिया के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट सॉल्व ना करने की पॉलिसी। इंडिया चाहता है बॉर्डर का डिस्प्यूट सॉल्व हो, लेकिन चाइना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि चाइना के लिए सिक्योरिटी का खतरा नहीं, क्योंकि चाइना एक बड़ी पावर है, चाइना की आर्मी भी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। तो चाइना चाहता है कि एक कार्ड हमारे पास है जिसमें हम इंडिया को दबा सकते हैं, वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। जब भी इंडिया हमारी बात ना माने तो बॉर्डर पे थोड़ा सा डिस्प्यूट कर दो, कभी रोड बनाने चले जाओ, कभी इंडियन आर्मी से थोड़ा सा भिड़ जाओ। इससे इंडिया थोड़ा सा दबा रहेगा, लेकिन इंडिया बोलता है जितनी जल्दी सॉल्व करो उतना अच्छा। और अगर आप देखेंगे तो चाइना ने अपने सारे जो बॉर्डर कंट्री हैं उन सबके साथ डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया है, बस इंडिया के साथ नहीं किया और भूटान के साथ। तो चाइना बोलता है कि भूटान के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिया उसकी फॉरेन पॉलिसी देखता है
पर इंडिया नहीं चाहता, इसलिए इंडिया तो वो शो करना चाहता है देखो हमारी गलती नहीं है, इंडिया की गलती है कि हम दोनों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये बात वो शो करना चाहता है, इसलिए उसने सबके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया, लेकिन इंडिया और भूटान के साथ नहीं किया। ये चाइना की पॉलिसी का एक हिस्सा रहता है। और चाइना की जो पॉलिसी है वो काफी लॉन्ग टर्म विजन एक तरीके से लेके चलती है। ये क्या करते हैं, हमारे बॉर्डर पर एक साथ आगे नहीं आते। इनकी जो पॉलिसी है स्लाइस की पॉलिसी, मतलब किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। ये क्या करते हैं कि पहले इतना बॉर्डर के अंदर आएंगे, इंडिया थोड़ा बोलेगा तो उसके बाद इतना जाएंगे। हम मान लीजिए पहले जो इंडिया और इसके बीच बॉर्डर था वो इतना, इधर चाइना, इधर इंडिया। तो ये लोग क्या करते हैं, टेरिटरी शुरुआत में ज्यादा कब्जा करते हैं, फिर उसके बाद इंडिया थोड़ा ऑब्जेक्ट करेगा तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे और ये वाला एरिया अपने में मिला लेंगे। अगली बार क्या करेंगे, इधर तक आएंगे। इसी को कहते हैं चाइना की स्लाइस पॉलिसी। चाइना वॉर भी नहीं करता और धीरे 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 टेरिटरी भी कंट्रोल करता है। इंडिया को एक बात पता है, इसलिए इंडिया जब भी डिस्प्यूट होता है तो चाइना को बोलता है जहां तुम पहले थे वहां पहुंचो, और जब तक नहीं पहुंचोगे तो हमारी सेना भी खड़ी रहेगी और आपकी खड़ी रखो, हमें भी कोई दिक्कत नहीं। और जब गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ तो इंडिया ने काफी लंबे टाइम तक जितनी सेना चाइना ने अपने बॉर्डर पे भेजी थी उतनी सेना इंडिया ने भेजी, और इंडिया ने एक मैसेज दिया चाइना को कि हम डरने वाले नहीं है, अगर तुम हमारे सोल्जर को नुकसान पहुंचाओगे तो हम भी आपके सोल्जर को नुकसान पहुंचाएंगे। और गलवान घाटी में काफी लॉन्ग टर्म के बाद 1962 के बाद ऐसा हुआ कि दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई। गोलियां बेशक नहीं चली लेकिन भाले के साथ, डंडे के साथ लड़ाइयां हुई। अब हमारी आर्मी को भी हमने थोड़ा छूट दे रखा है कि भैया आप भी वो डंडा बना लो जैसा वो रखते हैं, जिससे अगर कुछ भी इशू होता है तो आप भी यूज करो, आप क्यों पीछे हटो। तो हम लोगों ने बिल्कुल इक्वल चाइना के एक तरीके से चीज को दिखाने की कोशिश की है, और चाइना को एक तरीके से बोला है अगर आप लोग इसको ज्यादा वो करोगे तो आपका ही लॉस होने वाला है। ये सारी चीजें इंडिया से बोली चल। और हम दोनों के बीच जो लाइन है उसे कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपने दो सुना होगा, एक सुना होगा एलओसी। एलएसी इंडिया चाइना बॉर्डर पे है और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल ये इंडिया पाकिस्तान। इन दोनों के बीच डिस्प्यूट सॉल्व करने की कई बार कोशिश की गई है। चाइना एक तो बोलता है देखो जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो 1962 के बाद युद्ध में हमने लिया था अक्साई चिन, इसको तो आप शामिल ही मत करो। इंडिया बोलता है क्यों नहीं भाई, ये भी हमारा हिस्सा है। बोलते हैं इसको शामिल मत किया करो। इंडिया बोलता है इसको शामिल क्यों ना करें। तो बॉर्डर डिस्प्यूट पे जब बात हुई, एक तो मुद्दा ये उठता है अक्साई चिन पे डिस्प्यूट है या नहीं, इंडिया बोलता है, चाइना बोलता है नहीं है। दूसरा मुद्दा उठता है चाइना मिडिल सेक्टर को मानने के लिए काफी रेडी रहता है, उत्तराखंड, लेकिन बोलता है कि एक पार्ट हमें दे दो ये वाला। इंडिया बोलता है नहीं देंगे, क्यों दे दें आपको फ्री में। साथ में कई बार चाइना जो हमारे अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है उसमें जब हमारे प्रेसिडेंट गए तो बोलता है कि हम इंडिया ने अच्छा नहीं किया। हमने बोला क्या अच्छा नहीं किया, आपका प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश में गया और हमसे वीजा नहीं लेके गया। इंडिया बोला पागल है, हमारा ही तो है। तो बोला नहीं 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 हमारा है और आप लोगों को वीजा लेना पड़ेगा। तो कई बार ऐसी बातें करते, कई बार अरुणाचल प्रदेश या और भी जो बॉर्डर वाले एरिया उनका नाम चेंज कर देता है, बोलता है ये हमारा है और हम इसका नाम ये रख रहे हैं, और आप लोगों को जब भी आना हो तो हमसे वीजा लिया। ऐसे ही चाइना बोलता है अरुणाचल प्रदेश के लोग हमारे देश में बिना वीजा के आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनको वीजा की जरूरत नहीं है, वो हमारे सिटीजन है। तो इंडिया इन चीजों से नाराज होता है, इंडिया बोलता है क्या फालतू में करते रहते हैं।
इंडिया का जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई भी बड़ा लीडर अरुणाचल प्रदेश में जाता है तो चाइना ऑब्जेक्शन करता है। तो इंडिया इसको बोलता है भाई साहब थोड़ा सा वो रहा करो, ऐसे भी नहीं होता जितना तुम करते हो। हम लोग बोलने लग जाए तिब्बत हमारा है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। इंडिया अभी तक तिब्बत के मामले पर चाइना के साथ रहा है। इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया था शुरू में ही, और उन कंट्रियों में से पहला कंट्री था जिसने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई तिब्बत चाइना का हिस्सा है। उसके बावजूद चाइना काफी ज्यादा डिस्प्यूट रखता है। इसको हमने समझाया भी है कि भाई अगर अच्छे से रिलेशन रखना है तो ये सारी चीजें करा। साथ में ही चाइना का एक प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड। चाइना पूरी दुनिया में दो रूट बनाना चाहता है, एक सी रूट, दूसरा हाईवे रूट, और इसमें ट्रेन का भी यूज करेगा। चाइना बोलता है सी के रास्ते हम पूरी दुनिया को जोड़ देंगे, दूसरा ट्रेन के रास्ते पूरी दुनिया को जोड़ देंगे। सी जिनपिंग का ये मिशन प्रोजेक्ट है और उन्होंने 2014 के आसपास इस प्रोजेक्ट को बड़े धूमधाम से लॉन्च किया। बातें बहुत पहले से चल रही थी। शुरुआत में इंडिया ने देखा कि है क्या, और इसी का एक पार्ट है स्प्रिंग ऑफ पल्स। पल्स मोतियों की माला, और इसके थ्रू चाइना इंडिया के चारों तरफ अपने पोर्ट बनाना चाहता है। और माना जाता है ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके थ्रू चाइना इंडिया को कंट्रोल करना चाहता है। तो चाइना को पता है कि अगर उसको कोई टक्कर दे सकता है तो वो है इंडिया। इसलिए चाइना इंडिया के चारों तरफ ऐसे पोर्ट बनाना चाहता है। इंडिया इस बात से काफी नाराज होता है। जैसे अगर हम देखें तो पाकिस्तान में उसने ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है, ग्वादर। श्रीलंका में उसने हम्बनतोता पोर्ट डेवलप किया है। ऐसे चाइना बहुत सारे पोर्ट डेवलप किए जाते हैं। बांग्लादेश में चटगांव, ये सारे इंडिया के बॉर्डर कंट्री हैं। इंडिया इस बात से काफी नाराज होता है, इसलिए इंडिया भी धीरे धीरे कोशिश करता है कि चाइना को भी जवाब दिया जाए। इंडिया वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। चाइना ने बोला था शामिल हो जाए, और उसका रीजन है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सी पैक का एक हिस्सा जम्मू कश्मीर के पास से जाता है, और इंडिया ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया। तो इंडिया ने बोला ये हिस्सा हमारा है। चाइना ने इसका रिप्लाई दिया और बोला नहीं तुम्हारा नहीं है, हमारे दोस्त पाकिस्तान का है। तो इंडिया बोला हम वन बेल्ट वन रोड में शामिल नहीं। तब से इंडिया ने वन बेल्ट वन रोड में शामिल होना नहीं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रियां भी इसका हिस्सा नहीं, जैसे यूएसए भी नहीं, यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रियां नहीं। और एक और प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट की क्या है, चाइना बहुत सारा कर्ज देता है और छोटे छोटे देशों को डेट ट्रैप में फंसा लेता है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी, श्रीलंका की इकोनॉमी, म्यांमार की इकोनॉमी, इन सब की इकोनॉमी काफी ज्यादा नीचे चली गई। तो माना जाता है कि चाइना की वजह से पाकिस्तान में क्राइसिस है, चाइना की वजह से कहीं ना कहीं श्रीलंका में क्राइसिस है। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं ना कहीं चाइना की वजह से है। तो चाइना को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे छोटे देशों पर टैक्स का बोझ पड़े या पैसे का बोझ पड़े। चाइना ऐसे काम करता रहता है। साथ में एक और जो मुद्दा रहता है वो है साउथ चाइना सी का। ये काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है। साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशियन का एक पार्ट है, और साउथ चाइना सी पर पूरा कंट्रोल चाइना अपना जताता है। साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशियन का एक पार्ट। चाइना बोलता है सारा साउथ चाइना सी मेरा है।
और सारी कंट्रियां बोलती है नहीं भैया तुम्हारा नहीं है, ये हमारा भी है। और चाइना काफी एग्रेसिव तरीके से इस पार्ट का एक तरीके से यूज करता है। ये आप देखेंगे मैप में तो यहां पर आपको दिखेगा साउथ चाइना सी। इसके आसपास आपको फिलीपींस, ये इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सब का एरिया भी दिखेगा। और इधर वाला पार्ट जहां हम ताइवान की बात कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट ऊपर तिब्बत। तो चाइना साउथ चाइना सी पर पूरा कंट्रोल अपना जताता है, और उसका रीजन क्या है? साउथ चाइना सी में रिसोर्स हैं बहुत सारे, और साथ में चाइना का ज्यादातर जो ट्रेड होता है वो भी इससे होता है। लेकिन वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, ये सारे देश बोलते हैं इसमें हमारा भी हिस्सा है। चाइना बोलता है नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। इंडिया भी इन देशों का समर्थन करता है, जिससे वियतनाम से हमारी अच्छी बनती है। फिलीपींस का हम समर्थन करते हैं कि भैया ऐसे किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और चाइना बोलता है 9 डैश लाइन, बोलता है कि भाई ये हमारा है। क्यों? क्योंकि एंशियंट टाइम में साउथ चाइना सी पे हमारी नेवी रहा करती थी। तो इंडिया बोला ऐसे अगर करोगे तो सारे इंडियन ओशियन पे तो हमारी रहा करती थी, तो सारा इंडियन ओशियन हमारा हो गया। ऐसे इतिहास के पन्नों में जिक्र करेंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अभी मॉडर्न टाइम के हिसाब से बात करो, और साथ में यूएसए भी यहाँ पे आता है। और यूएसए बोलता है भैया ओशियन की सिक्योरिटी सबकी जिम्मेदारी है। और ओशियन इसलिए है जिससे पीसफुल ट्रेड हो सके। कोई ये नहीं कह सकता है ओशियन का ये वाला पार्ट फिक्स मेरा है। जो आपके कोस्टल वाला एरिया है वो आपका है, लेकिन ओशियन को ओपन रहने दो, पीसफुल रहने दो। इसलिए कई बार यूएसए ताइवान के समर्थन में यहाँ पे आता है अपने से प्ले। चाइना जिस चीज पे कंट्रोल की बात करता है उस एरिया में जाता भी है। लेकिन चाइना इस मामले में काफी ज्यादा अडिग, तो मानने कोई रेडी नहीं है। फिलीपींस ने केस किया, फिलीपींस जीत भी गया, उसके बावजूद भी चाइना ने माना ही नहीं। बोलता है नहीं मेरा ही है। बोले किसी ने बोल दिया तो हम क्या करें। और साथ में इन छोटे छोटे जो देश है इनको धमकाता है। लेकिन वियतनाम की चाइना से बनती नहीं इस बात को लेके, इसलिए वियतनाम अक्सर इंडिया को बुलाता रहता है अपने इस एरिया में। और इंडिया ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर खोज करने जाती है। और एक बार कंडीशन इतना हो गया कि चाइना ने हमारे एक शिप को ही पकड़ लिया। अब बोलता है आप यहाँ क्यों कर रहे हो? इंडिया बोला हम अपने दोस्त के यहाँ करने आए काम। बोलता है नहीं ये टेरिटरी हमारी। फिर उसके बाद कुछ बातचीत हुई, फिर हमारे शिप को छोड़ दी। साथ में यहाँ पर कुछ फेमस आइलैंड भी है, स्पार्टले आइलैंड। साथ में चाइना यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड भी डेवलप कर रहा है। वो यहाँ पर अपना नेवी बेस भी बनाना चाहता है, और इसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। इसलिए चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के लिए, एक आइलैंड है पार्सले आइलैंड, वो भी यहीं पे है। और चाइना कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने को, इंडिया ने उसको काफी समझाया, बहुत सारे लोगों ने समझाया भैया ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी भी देश को ऐसे किसी टेरिटरी पर आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं बनाने चाहिए जब तक कि वो डिस्प्यूटेड है। चाइना इसको डिस्प्यूटेड मानता है, लेकिन इंडिया, जापान, साथ में यूएसए, ये सारे देश इस मामले में साथ में आते हैं। तो बोलते हैं इंडो पैसिफिक ओशियन पीसफुल तरीके से यूज किया जाए। और वर्ल्ड का धीरे धीरे जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक ओशियन पे ही चला जाता है। इंडियन ओशियन और प्रशांत जो महासागर है, पैसिफिक ओशियन, इसमें सारी चीजें डिसाइड होंगी कि 21st सेंचुरी में क्या क्या होगा। साथ में एक और चीज जिस पर हम इंडिया और चाइना साथ में काम करते हैं वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। एससीओ का जो डेवलपमेंट हुआ, शुरुआत में इसमें रसिया,
चाइना प्लस कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रियां, जो हमने बहुत सारे तान सुने हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश थे। 2017 में इसका एक्सपेंशन हुआ और दो नए देश इसमें इंक्लूड हुए, एक पाकिस्तान, दूसरा इंडिया। पाकिस्तान को ऐड करवाया चाइना ने, इंडिया को ऐड करवाया रसिया ने। तब से इंडिया एससीओ का मेंबर भी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, चाइना की कैपिटल। नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, एससीओ। एससीओ जहां पे पहली बैठक हुई थी उसी के नाम पे इसका नाम। और ये सारे देश मिलके कुछ जो हमारे रीजनल इशू हैं उन पे काम करते हैं, जैसे टेररिज्म। टेररिज्म से सबको दिक्कत है, इंडिया को भी है, चाइना को भी है, रसिया को भी है। चाइना का एक प्रोविंस है जिनजियांग, वहां पे काफी ज्यादा टेररिस्ट रहते हैं, तो वहां पर भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं लोग। साथ में डिफेंस लेवल की एक्सरसाइज भी होती है। जब भी एससीओ का समिट होता है तो उसके अलावा डिफेंस लेवल की सब लोग मिलके अपनी एक्सरसाइज करते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी थी एक साथ आई थी इसमें एक्सरसाइज करने के लिए, तब ये काफी ज्यादा न्यूज में। कैसे इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी वैसे एक साथ एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन इसमें सामने आई, दोनों की सेनाओं ने मिलकर एक्सरसाइज की। तो ये एक तरीके से कोऑपरेट करना है सेंट्रल एशिया के साथ, अदर जो रीजनल पावर हैं एशिया के अंदर उनके साथ, और सबके म्यूचुअल बेनिफिट को आगे बढ़ाना। लेकिन अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, सॉल्यूशन यही है कि दोनों देश मिलके, जो हमने एक ट्रायंगल चूज किया था कि 2+1, अगर इंडिया और चाइना साथ में मिलके छोटी छोटी कंट्रियों की हेल्प करें तो काफी ज्यादा दोनों को हेल्प हो सकता है। साथ में ही दोनों देश जितनी जल्दी हो सके अपने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करें, और अगर दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है तो ट्रेड बढ़ाने में भी आसानी है। साथ में दोनों देश ब्रिक्स के थ्रू, साथ में एससीओ के द्वारा और यूनाइटेड नेशन में भी साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और डेवलपिंग दुनिया की आवाज को उठा सकते हैं। और अगर ये दोनों देश साथ में पीसफुली काम करें तो एशिया की सेंचुरी होगी और साथ में वर्ल्ड में पीस भी होगी। साथ में हमें कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो एक तरीके से डेवलप कंट्रियों की जो हेजेमनी है या उनका जो एक ताकत है उसको एक तरीके से एशिया की तरफ शिफ्ट किया जाए। और साथ में छोटे छोटे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के पास वो ताकत है कि वो इस सदी को एशिया की सदी बना सकते हैं, लेकिन दोनों देशों को साथ में आने की जरूरत है, साथ में एग्रीमेंट भी करने की जरूरत है और एक दूसरे के बीच ट्रस्ट बनाने की जरूरत है। इसके लिए कॉपरेशन हो सकता है कल्चर के लेवल पे, दोनों देशों में इवेंट किए जाएं, दोनों देशों के लोगों के बीच एक तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, एक दूसरे के यहाँ घूमने आए। साथ में दोनों देशों के बीच सिनेमा के लेवल पे भी सारी चीजें हो सकती हैं कि दोनों देश के जो कलाकार हैं या एक्टर हैं वो मिलके मूवी बनाएं। ऐसी कोशिश की जाए कि आपस में पीसफुल तरीके से पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन अच्छा हो सके। साथ में दोनों देश ट्रेड के लेवल पर और डेवलपमेंट कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन चाइना के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और एक और जो रीजन होता है, चाइना थोड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम है। डेमोक्रेटिक कंट्री ना होने की वजह से तो इंडिया और चाइना के बीच थॉट के लेवल पे काफी डिफरेंस है। चाइना सोशलिज्म मॉडल को मानता है, इंडिया डेमोक्रेटिक मॉडल को मानता है। इंडिया की जो पॉलिसी है वो सॉफ्ट पावर की रहती है, चाइना की पॉलिसी हार्ड पावर की रहती है। इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे हैं, चाइना और यूएसए के रिलेशन खराब है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब है, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन खराब है, सही है।
तो ये जो मुद्दे हैं, ये चीजें दोनों के थॉट के लेवल पर डिफरेंस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों देशों ने मिलके बहुत सारे समिट किए। जैसे चाइनीज जो प्रेसिडेंट थे वो चेन्नई में आए कि भाई दोनों देश आपस में मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, ये सारी चीजें। साथ में G20 समिट हुआ, उसमें प्रेसिडेंट तो नहीं आए लेकिन उन्होंने अपने पीएम को भेजा। वहां पे भी कुछ बातचीत, बायलेटरल डायलॉग दोनों देशों के बीच, बायलेटरल डायलॉग होती है, साथ में एक्सरसाइज भी होती है बहुत सारी। इससे भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है आपस में ट्रस्ट बनाने की। लेकिन फिर भी इससे आगे जाने की हमें जरूरत है, और दोनों देश अगर पीसफुली काम चलते हैं तो एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया को भी एक तरीके से फायदा होगा। तो ये आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।